जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह सर, सोशल साइंस बाय रवि सिंह सर के लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्जाम लिया जा रहा है उसमें एसएस में पहला, 8वां और 15वां चैप्टर आने वाला है, जिसमें से मैंने पहले और 15वें चैप्टर का वीडियो बना दिया है और आप लोगों के लिए वो अवेलेबल है यूट्यूब पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, जिसमें प्लेलिस्ट है सोशल साइंस बाय रवि सिंह सर। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप एसएस के सारे वीडियोस देख सकते हो। आज आप लोगों के लिए जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 8 के लिए है। चैप्टर नंबर 8वां है सोशल साइंस का, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम समझेंगे, इस पूरे चैप्टर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी, दो पार्ट दिखेगा। पहला पार्ट दिखेगा जिसमें पूरी तरह से संसाधन के बारे में बताया गया है, और दूसरा पार्ट दिखेगा जिसमें से उसी संसाधन का एक भाग जमीन के बारे में बताया गया है कि जमीन क्या है, जमीन का निर्माण कैसे होता है, जमीन का कटाव कैसे होता है, जमीन का कटाव होने से कैसे बचाया जा सकता है, जमीन का संरक्षण क्या होता है और जमीन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसके क्या क्या उपाय हैं। ये सारे चीजों के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले चैप्टर की मैं शुरुआत करता हूं। तो चैप्टर में ये बताया गया है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राकृतिक और संसाधन। सबसे पहले तो ये समझो कि प्राकृतिक मतलब प्रकृति में स्वयं प्राप्त हो या प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, और संसाधन का मतलब ऐसे साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए करता हो, उसको बोलते हैं संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इस प्रकृति में जो भी चीजें प्राप्त हैं, जिसके द्वारा हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके द्वारा कृषि से लेकर उद्योग तक सारी चीजें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से निर्भर करती है जिन चीजों के ऊपर, वो सारी चीजें एक प्रकार के संसाधन है। एक एक वस्तु, जिस वस्तु का उपयोग जीवन यापन करने के लिए होता है, वो सब कुछ संसाधन है। नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन उपयोगिता और कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन उन्हीं संसाधनों को या उन्हीं साधनों को कहेंगे जिनकी कुछ उपयोगिता हो मनुष्य के जीवन में, या फिर उनके अंदर कुछ कार्य करने की योग्यता हो, उसका कोई कार्य हो पर्टिकुलर, उसे ही हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। प्राकृतिक संसाधन तीन चीजों की परस्पर प्रक्रिया होती है, प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति, ये तीनों की परस्पर प्रक्रिया से प्राकृतिक संसाधन बनता है, या ये तीनों की परस्पर प्रक्रिया ही प्राकृतिक संसाधन कहलाती है, ऐसा कह सकते हैं। हम संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं तो कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, ये भी हमें जानना होगा। संसाधनों का उपयोग, तो संसाधनों का उपयोग मनुष्य के जीवन में कई तरीके से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। अलग अलग संसाधन अलग अलग उपयोग में लिए जाते हैं। हमारे किताब में एनसीईआरटी पैटर्न की गुजरात बोर्ड वाले किताब में बताया गया है संसाधन का 3 प्रकार से उपयोग किया जाता है। संसाधन का उपयोग भोजन के रूप में, संसाधन का उपयोग कच्चे माल के स्रोत के रूप में, और संसाधन का उपयोग शक्ति संसाधन के रूप में। एक एक करके मैं बताता हूँ। भोजन के रूप में इसका उपयोग कैसे होता है, खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है, या दूसरे अन्न की खेती होती है, फलों के बगीचे होते हैं, या समझ लो कि कृषि के क्षेत्र से जो भी उत्पादन होता है, उन सारे उत्पादनों पर हम कहीं ना कहीं निर्भर हैं। वनस्पतियों पर निर्भर हैं, वनस्पतियां होती हैं, वो उत्पादक कही जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भोजन के रूप में जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाता है, खेती से मिल जाता है, वनस्पतियों से मिल जाता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। तो इससे क्या होता है, हमें हमारा भोजन का जो स्रोत है वो मिल जाता है। हम अपने जीवन यापन के लिए जो रोटी, कपड़ा और मकान जरूरियात चीजें हैं, उसमें से रोटी यानी कि जो भी भोजन होता है वो हमें भोजन के रूप में संसाधनों के उपयोग वाली चीजें से पता चल जाता है। दूसरा है कच्चे माल के स्रोत के रूप में। छोटी से छोटे उद्योग को चलाने के लिए और बड़े से बड़े उद्योग को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। वो कच्चा माल कहाँ से मिलता है, वो सारा का सारा कच्चा माल जो है प्राकृतिक रूप से मिलता है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिलता है। जैसे कि खेती में से कच्चा माल मिलता है, वनस्पतियों में से कच्चा माल मिलता है, बागायती खेती में से कच्चा माल मिलता है। कोई भी ऐसा प्राकृतिक रूप से चीज अवेलेबल हो जो किसी भी
उद्योगों को चलाने के लिए सबसे बेसिक चीज हो वो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होता है, तो उसको बोलते हैं कच्चे माल का स्रोत। तीसरा है शक्ति संसाधन के रूप में। तो शक्ति संसाधन के रूप में कैसे उपयोग होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आप मान लो सोलर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है, पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है, पानी की ऊर्जा यानी कि जल ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है जो टरबाइन चलाकर किया जाता है। तो इन सारे चीजों से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। कोयले से थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन होता है। मतलब बहुत सारी प्रक्रियाओं से, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा हम किसी न किसी तरीके से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य के जीवन की छोटी से छोटी इकाइयों से लेकर बड़ी से बड़ी इकाइयों तक के लिए जरूरी होता है। तो वो सारे के सारे शक्ति संसाधन के रूप में संसाधनों का उपयोग होता है। यहाँ पर संसाधनों का उपयोग कंप्लीट हुआ। इसके बाद संसाधन के प्रकार जानेंगे। संसाधन के प्रकार यहाँ पर 3 आधार पर किया गया है। मालिकाना आधार पर संसाधन के प्रकार, पुनः प्राप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार, और तीसरा है वितरण क्षेत्र के आधार पर संसाधन के प्रकार। सबसे पहला हम लोग समझेंगे मालिकाना आधार पर संसाधन के प्रकार। मालिकाना आधार का मतलब ये होता है कि किसी की मालिकी हो, किसी का हक हो, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उसका मालिक हो, या पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका मालिक हो, या पर्टिकुलर कोई देश उसका मालिक हो, उसको बोलते हैं मालिकाना आधार पर प्राकृतिक संसाधन का बंटवारा। मालिकाना आधार पर 3 प्रकार के संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और वैश्विक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिसका मालिक कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो, कोई एक इंसान हो, या कोई एक प्राइवेट कंपनी हो, या कोई प्राइवेट व्यक्ति हो। जैसे कि भूमि हो गया, घर हो गया, जमीन का पर्टिकुलर कोई मालिक होता है, घर का कोई पर्टिकुलर मालिक होता है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। दूसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका मालिक कोई एक देश हो, या कोई एक प्रदेश हो, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया हो। जैसे कि महानगर पालिका एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, फिर राज्य सरकार जो होता है एक राज्य के लिए होती है, एक प्रदेश के लिए होती है, फिर जो केंद्र सरकार होती है वो किसी पर्टिकुलर देश के लिए होती है। तो वो सब उस चीज के मालिक होते हैं। जैसे कि आप देख लो सेना, जैसे भारत की भारतीय सेना है, तो भारत की भारतीय सेना उस देश की प्रॉपर्टी है, उस देश की मालिकी होती है। आईटी का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी पर्टिकुलर किसी एक देश की मालिकी का होता है। अगर वो जैसे भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहा है तो भारत इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहा है, इसका मतलब भारत की वो खुद की मालिकाना हक रखता है। तो दूसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा एक होता है वैश्विक संसाधन। वैश्विक संसाधन का मतलब ऐसे संसाधन जिसके ऊपर पूरे विश्व का समान रूप से मालिकाना हक हो। जैसे कि वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक में पूरे दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन सबका हक है, उन सबकी मालिकाना हक होती है। ऐसे बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश के लिए होते हैं, सारे देश उसके साथ जुड़े होते हैं, या पूरे दुनिया भर के वैश्विक रूप से उसका कोई मालिक होता है, तो वो वैश्विक संसाधन में आता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विश्व बैंक, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मालिकाना आधार पर 3 प्रकार के संसाधन हो गए। अब वितरण क्षेत्र के आधार पर देखते हैं। वितरण क्षेत्र के आधार पर संसाधन मतलब क्या, कि संसाधनों को किस हिसाब से वितरण किया गया है, या संसाधनों का बंटवारा किस आधार पर किया गया है। तो वितरण क्षेत्र के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार हैं। पहला है सर्वसुलभ संसाधन, दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, तीसरा है विरल संसाधन, और चौथा है एकल संसाधन। एक एक करके समझते हैं। सर्वसुलभ संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो सबके लिए सुलभ हो। सर्व मतलब सबके लिए, सुलभ मतलब अवेलेबल हो या प्राप्त हो, सबके लिए प्राप्त हो ऐसे संसाधन। जैसे कि वातावरण में रही हुई ऑक्सीजन गैस, आप सांस लेते हो, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये सबके लिए है, सब लोग सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन सबके लिए है, इसीलिए सर्वसुलभ संसाधन है। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो सामान्य रूप से मनुष्यों के लिए सुलभ हो, सामान्य रूप से मनुष्यों को प्राप्त हो, या सामान्य रूप से मनुष्यों को अवेलेबल हो जाए। जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गया, ये सब के ऊपर क्या है, टैक्स लगता है। कैसे लगता है, हम पानी घर में यूज करते हैं तो हम पानी का बिजली का बिल देते हैं, पानी के बिजली का बिल देते हैं। या फिर भूमि, जमीन हमारा खुद का है तो हम जमीन का भी टैक्स देते हैं, वेरा बिल देते हैं। तो ये सारे क्या है, सामान्य रूप से लोगों के लिए अवेलेबल है, तो ऐसे संसाधनों को हम बोलते हैं सामान्य सुलभ संसाधन। तीसरा आता है विरल संसाधन। विरल संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो मर्यादित प्राप्ति स्थान हो, जिसका प्राप्त करने के बहुत सीमित स्थल हो, बहुत सीमित जगहों से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया,
कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे जो संसाधन होते हैं ये बहुत मर्यादित या सीमित जगहों से ही प्राप्त होते हैं हमें, इसीलिए ऐसे संसाधनों को विरल संसाधन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा एकल संसाधन। एकल संसाधन के नाम से ही पता चलता है कि सिर्फ एक जगह, पूरे दुनिया भर में भाग्यवश विश्व में कहीं एक या दो जगह पर अवेलेबल हो ऐसे संसाधन। जैसे मैं बात करूं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या होता है? कोयले का एक प्रकार है जो सिर्फ ग्रीनलैंड में पाया जाता है। कोयले के बहुत सारे प्रकार है, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्रायोलाइट। तो उसमें से जो क्रायोलाइट है वो ग्रीनलैंड में पाया जाता है। मतलब दुनिया में सिर्फ ग्रीनलैंड ही एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के संसाधन अवेलेबल हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम बोलेंगे एकल संसाधन। तो वितरण के क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारी बारी आती है कि पुनः प्राप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। पुनः प्राप्यता के आधार पर नवीनीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीनीकरणीय संसाधन। दोनों को एक एक करके समझते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फिर से बनाया जा सके या फिर से प्राप्त किया जा सके, फिर से नया बनाया जा सके। तो ऐसे संसाधन जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता हो, पुनः उसका उपयोग किया जा सकता हो या पुनः उसे बनाया जा सकता हो, ऐसे संसाधनों को नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सूर्य प्रकाश हो गया, जल हो गया, पशु पक्षी जैसे संसाधन हो गए, हवा हो गया, ये सारे संसाधन कैसे हैं? नवीनीकरणीय संसाधन है। इसके बाद आता है हमारा अनवीनीकरणीय संसाधन, यानी नाम से ही पता चल रहा है ऐसे संसाधन जिसका आने वाले भविष्य में हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते, आने वाले भविष्य में वो खत्म हो सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे संसाधनों को बोलते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन। तो अनवीनीकरणीय संसाधन और नवीनीकरणीय संसाधन जो है पुनः प्राप्यता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहां तक में हमने संसाधनों के प्रकार और इसके वर्गीकरण को अच्छे से समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण। क्यों संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण जरूरी है, पहले तो ये जानो। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक ऐसा समय चला आ रहा है कि लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है। पिछले 100 सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 100 सालों में इतना ज्यादा जनसंख्या विस्फोट हुआ है और इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस का विकास हो गया है कि संसाधनों का उपयोग लगातार बढ़ गया है। और संसाधनों का उपयोग लगातार बढ़ जाने की वजह से हमारे देश में या किसी भी देश की बात करो, हमारे प्रकृति में संसाधन सीमित मात्रा में अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों की जो जरूरत है, लोगों की जो आवश्यकता है वो असीमित है, अमर्यादित है। तो लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती सीमित संसाधन में। और आने वाले भविष्य के लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा बन गया है कि आने वाले फ्यूचर में तो संसाधन सीमित है, तो हो सकता है संसाधन खत्म हो जाए। तो इसका मतलब तो हमें ये समझना चाहिए कि फ्यूचर खतरे में है। तो फ्यूचर खतरे में है, उस खतरे से फ्यूचर को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संसाधनों का आयोजन करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। आयोजन करने का मतलब क्या कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे संसाधनों को बचाया जा सके। और संरक्षण मतलब क्या? कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिसके आयोजन जो हमने किया है उसके ऊपर फॉलो अप दिया जा सके, उसके ऊपर अनुसरण किया जा सके। संरक्षण का सीधा सा मतलब है कि संसाधन की कमी, संसाधन की कमी से संरक्षण शब्द जुड़ा हुआ है। संसाधन कम है इसीलिए संरक्षण करना जरूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि आप ये देखिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन से संसाधन का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी संसाधन का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप उस संसाधन को इस तरह से उपयोग करें या मितव्यता पूर्ण उपयोग करें जिससे उस संसाधन को आने वाले भविष्य के जनरेशन के लिए बचाया जा सके। ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा एक चीज मैं बता दूं कि संसाधनों का आयोजन और संरक्षण करने के लिए कानूनन रूप से, संवैधानिक रूप से कुछ नियम कानून बनाने चाहिए ताकि लोग उसका गलत उपयोग ना कर सके। अगर कोई गलत उपयोग कर सकता है तो उसके ऊपर कानूनन कार्यवाही की जाएगी। संवैधानिक रूप से जो धाराएं हैं उन धाराओं के साथ साथ जो भी जुर्माना होगा वो जुर्माना लगेगा। ऐसा भी नियम कानून बनाया जा सकता है। सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए और जो लोग भी अपना देश में रह रहे हैं, संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को संसाधनों का अच्छे से उपयोग करने के लिए जागरूकता लानी चाहिए। मतलब सरकार को अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते रहने चाहिए, जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए और वो संसाधन का अच्छे से मितव्यतापूर्ण उपयोग कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर मान लो किसी संसाधन का उपयोग हो रहा है और अगर उसका दूसरा कोई विकल्प है तो आप ऐसे विकल्पों को उपयोग करो और संसाधन को बचाने की कोशिश करो भविष्य की पीढ़ी के लिए।
जैसा कि हमने देखा कि संसाधन दो प्रकार के हैं पुनः प्राप्यता के आधार पर, एक नवीनीकरणीय संसाधन, एक अनवीनीकरणीय संसाधन। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अनवीनीकरणीय संसाधन की जगह पे नवीनीकरणीय संसाधनों का अगर उपयोग किया जाए तो हम संसाधनों को बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं और उनको बचा भी सकते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन जैसे कि हवा का उपयोग करो, पानी का उपयोग करके संसाधन का उपयोग लो अपने जीवन में, या फिर सूर्य प्रकाश का उपयोग करके, सूर्य प्रकाश से सोलर वाटर हीटर चलता है, सोलर वाटर कुकर चलता है, सोलर वाटर हीटर कुकर चलता है, इतनी सारी चीजें, सोलर पैनल्स की वजह से देखो बिजली प्रोड्यूस की जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं। सूर्य की प्रकाश की किरणों का यूज करो, उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, या फिर हवा से, या आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जगहों पे कच्छ के मांडवी में पवन चक्की लगाया हुआ है, पवन चक्की से बिजली उत्पन्न की जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि नवीनीकरणीय संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो सकते इस धरती से, उस संसाधनों का उपयोग करके लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो ऐसे संसाधनों का उपयोग करके आप उसका आयोजन कर सकते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। अगर हम आयोजन और संरक्षण करते हैं संसाधनों का, तो आने वाले फ्यूचर में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो हमें कभी गाली नहीं देगी। ये ऐसा नहीं बोलेगी कि हमारे जो पूर्वज थे यानी हम जैसे लोग, इन्होंने संरक्षण नहीं किया संसाधनों का, इसीलिए आज हमें भुगतना पड़ रहा है। संसाधनों का संरक्षण करना मतलब जो संसाधन प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है उनका भी संरक्षण करना है। इसमें जमीन भी आ जाता है। कहने का मतलब कि आपको प्रदूषण से भी बचाना है, इस वातावरण को प्रदूषण से बचाना है, इस जमीन को प्रदूषण से बचाना है, पानी को प्रदूषित होने से बचाना है, ये सारी चीजों का भी ख्याल रखना है। इससे क्या होगा, प्रदूषित नहीं होंगे तो उनका बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। सो फाइनली इस पूरे चैप्टर का जो पहला पार्ट था संसाधन के बारे में वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट है कि प्राकृतिक संसाधन का एक भाग है जमीन। तो जमीन क्या होता है, जमीन का निर्माण कैसे होता है, इस बारे में हम दूसरे पार्ट में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा पार्ट। तो अब यहाँ पर जमीन के निर्माण, जमीन के प्रकार के बारे में जानेंगे। जमीन का कटाव कैसे होता है, जमीन के कटाव को रोकना कैसे है, और जमीन का संरक्षण क्या है, जमीन के संरक्षण करने के उपाय क्या है। पहले देखते हैं जमीन का निर्माण। जमीन के निर्माण होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेंद्रीय पदार्थ, नमी, ह्यूमस, हवा, हर चीजों का मिश्रण है। ये सेंद्रीय पदार्थ, नमी, ह्यूमस, हवा, अगर इन सारे चीजों का मिश्रण ना हो तो जमीन का निर्माण होना असंभव है। तो जमीन का जो निर्माण है वो नमी, ह्यूमस, हवा और सेंद्रीय पदार्थों के मिश्रण से होता है। जमीन का निर्माण होता कैसे है वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो देखो, पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो सतह होती है वो जमीन होती है, और सबसे ऊपर की सतह सिर्फ वही नहीं होती है, उसके नीचे भी कई सारे बहुत सारे सतह होते हैं, बहुत सारे लेयर होते हैं, बहुत सारे जमीन के भाग होते हैं। तो उसके नीचे के जो लेयर्स होते हैं वो लेयर मूल रूप से बड़े बड़े चट्टानों के टूटने से, बड़े बड़े चट्टानों के निक्षेपण से, बड़े बड़े चट्टानों के घिसने से बने हैं। तो बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं उसको मात्र चट्टान बोलते हैं, यानी कि मात्र चट्टानों के घिसने एवं टूटने से जमीन का निर्माण होता है। हवा का मिश्रण, पानी का मिश्रण, ह्यूमस का मिश्रण और नमी का मिश्रण, इन सब चीजों की वजह से जमीन का निर्माण होता है। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज होती है जो सेंद्रीय पदार्थ होता है। तो सेंद्रीय पदार्थों का बहुत बड़ा महत्व होता है एक जमीन के निर्माण में, क्योंकि जमीन का निर्माण सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जमीन का निर्माण वनस्पति एवं पौधों के विकास के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जमीन एक ऐसी प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया है जिसमें वनस्पतियों और पौधों का विकास होता है, खेती के लिए उपजाऊपन होता है उस जमीन में। समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज लिखा होगा, जैसे जमीन के निर्माण की बात कर रहे हैं या जमीन की बात कर रहे हैं, तो जब सबसे पृथ्वी के ऊपर का सतह होता है जिसके कणों की संरचना हमें दिखाई देती है वो जमीन होता है। तो जमीन में उपजाऊपन होता है और जमीन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो वनस्पतियों के लिए और खेती करने के लिए उसमें जरूरी तत्व होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि वनस्पतियों की वृद्धि और विकास के लिए जमीन इस तरह का होना आवश्यक है। ठीक है। जमीन को 8 भागों में बांटा गया है। ये कैसे? भारत की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है ICAR। ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन। मतलब ये दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो भारत की कृषि संबंधित सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां के लोगों ने पूरे भारत की जमीन को 8 प्रकारों में बांटा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सोचकर भारत की जमीन को 8 प्रकार में बांटा गया है।
सबसे पहले आईसीआर वालों ने क्या किया होगा, एक सर्वे किया होगा और सर्वे से इन्हें पता चला होगा कि जमीन का जो प्रकार है वो इन 5 बातों पर आधार रखता है। जमीन का रंग कैसा है, लाल है, पीला है, काला है, मटमैला है, इसके आधार पे वहां की जलवायु कैसी है, क्या वो गर्म जलवायु के लिए जमीन अच्छी है या फिर ठंडी जलवायु के लिए अच्छी है या बरसात के मौसम के लिए अच्छी है, ये देखना है। फिर उसका मात्र चट्टान, मात्र चट्टान का मतलब होता है वो किस तरह के पर्वत से या किस तरह के बड़े पत्थरों से टूटकर बना है, वो कण रचना, उसके कण रचना कैसे है, रेतीले हैं, कांप वाले हैं या फिर पथरीले हैं या फिर छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, महीन हैं, मोटे हैं, किस तरह की कण रचना है उसके आधार पे। और एक होता है उपजाऊपन, उपजाऊपन के आधार पे। तो इन 5 बातों पर जमीन के प्रकारों को बांटा गया है। इन 5 बातों के आधार पर रंग, जलवायु, मात्र चट्टान, कण रचना और उपजाऊपन, इन 5 चीजों के आधार पर, इन 5 शब्दों के आधार पर या इनकी योग्यता के आधार पर जमीन के 8 प्रकार बांटे गए हैं, जिसको बांटा है आईसीआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि इसका मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन। तो अब यहाँ पर 8 प्रकार की जो जमीन के बारे में बात किया गया है, वो 8 प्रकार का जमीन मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। काप की जमीन, लाल जमीन, काली जमीन, लेटेराइट जमीन, रेगिस्तानी जमीन, पर्वतीय जमीन, जंगली जमीन, दलदलीय या पीट जमीन। ये जमीन के प्रकार के बारे में यहाँ पर मैंने बताया। अब एक एक करके जमीन के प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहले देखो, मुख्य 3 प्रकार की जो जमीन है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में है। पहले मैं ये बता दूं, कांप की जमीन, लाल जमीन और काली जमीन, ये तीनों प्रकार की जो जमीन है पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रमाण में पाई जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कांप की जमीन की। कांप की जमीन जो होती है पूरे भारत का 43% हिस्सा अकेले कवर करती है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 43% हिस्सा कांप की जमीन अकेले कवर करती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा भारत में कांप की जमीन का प्रमाण है। कांप की जमीन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदे, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, इन सारे नदियों के किनारे के जो प्रदेश हैं वहां पर कांप की जमीन पाई जाती है। या फिर मुख त्रिकोण प्रदेश, मुख त्रिकोण प्रदेश का मतलब होता है जहां पर नदियों का संगम होता है, जहां पर मोड़ होता है, ऐसी जगहों पर कांप की जमीन ज्यादा पाई जाती है। कांप की जमीन पर में उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है। इसमें पोटास की मात्रा और फास्फोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। हाँ, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। वैसे तो वनस्पतियों के लिए या किसी भी खेती के लिए, कृषि के लिए नाइट्रोजन का प्रमाण होना ज्यादा आवश्यक है, लेकिन कांप की जमीन में नाइट्रोजन का प्रमाण कम होता है। लेकिन फिर भी इस जमीन का उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं कि ये जमीन का निर्माण कैसे होता है कांप वाली जमीन का, तो नदियों के निक्षेपण से जो कांप नदियों के किनारे वाले प्रदेशों में जमा हो जाता है, जब नदियों की धारा आती है, लहरें आती हैं, तो वो आती हैं, फिर पानी चला जाता है और कुछ कांप रह जाता है, तो उस कांप की वजह से इस तरह के जमीन का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं कांप वाली जमीन। और 43% हिस्सा अकेले कवर इसलिए करता है क्योंकि हर नदी के किनारे इस प्रकार की जमीन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको कांप की जमीन बोलते हैं। इसमें आप डिफरेंट प्रकार के फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। दलहन और तिलहन का उत्पादन बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है। हाँ, दलहन तिलहन का उत्पादन अगर करते हैं तो नाइट्रोजन की स्थिरता बनी रहेगी इस कांप वाली जमीन में। इसके अलावा आलू या फिर दूसरे जो भी सब्जी हैं, वेजिटेबल्स हैं, गन्ना, रुई, इस तरह की चीजों का उत्पादन इस प्रकार के जमीन में किया जा सकता है। ठीक है, ये इस प्रकार की जमीन में आपको बता दूं, जितने भी नदी वाले प्रदेश होते हैं, जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश हो गया या फिर उत्तर साइड के जितने भी राज्य हैं, एमपी हो गया, राजस्थान में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, उत्तराखंड साइड भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, तो इस तरह से राजस्थान हो गया, गुजरात भी हो गया, इस तरह जगहों पर कांप की जमीन मिलती है। दूसरी है लाल जमीन। तो लाल जमीन, नाम से ही पता चल रहा है कि जमीन का रंग कैसा होगा, लाल होगा। जमीन का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? आयरन का प्रमाण ज्यादा होता है, और आयरन का प्रमाण जिस जमीन में ज्यादा होता है उस जमीन की भी उपजाऊपन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे जमीन के लेवल के हम नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे इसका लाल कलर खत्म होता जाता है और पीला कलर बढ़ता जाता है। तो इसका रीजन क्या है? जैसे जैसे हम जमीन के नीचे दूसरे नीचे लेवल वाले स्तर पे जाते रहते हैं, तो जमीन में जो है आयरन का प्रमाण घटता जाता है, जिसकी वजह से जमीन का कलर लाल की जगह पीला होता जाता है। तो यहाँ पर यह समझना है कि लाल जमीन जो होता है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। लाल जमीन में आपको बता दूं, ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां पर जमीनों में आयरन का प्रमाण ज्यादा हो, और ये जैसे कर्नाटक हो गया,
फिर यहाँ पे तमिलनाडु जैसा एरिया हो गया, जो भी साउथ में 2-4 स्टेट हैं उन स्टेट में, फिर मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा बहुत गुजरात में, इन सारे इलाकों में लाल जमीन पाई जाती है। लाल जमीन में आप गन्ना, गेहूं, कपास जैसे फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। ये भी जमीन, और ये पूरे भारत के अकेले 19% हिस्सा कवर करती है लाल जमीन। तो लाल जमीन के बारे में हमने जान लिया। इसके बाद आता है काली जमीन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जमीन का रंग काला होगा। काली जमीन को रेगुर जमीन के नाम से भी जाना जाता है। काली जमीन को कपास की जमीन के नाम से भी जाना जाता है। कपास की जमीन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल जमीन जो है वो काली जमीन है। ठीक है, काली जमीन कैसे बनती है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब तक इसमें नमी रहती है तब तक ये जमीन कैसी रहती है, मतलब एक चिकनी टाइप की रहती है, और जब ये सूख जाता है तो बीच में दरारें पड़ जाती हैं, इस जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। अब काली जमीन बनती कैसे है, तो दक्खन के जो लावा होते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है, और ज्वालामुखी कहां फटता है, जहां पर गर्मी का प्रमाण ज्यादा होता है। गर्मी का प्रमाण ज्यादा कहां होगा, तो भारत की अगर मैं बात करूं तो साउथ भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में गर्मी का प्रमाण ज्यादा होता है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सारी जो एरिया है, यहाँ पर गर्मी का प्रमाण ज्यादा होता है, और गर्मी का प्रमाण ज्यादा होने से ज्वालामुखी के फटने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है। जो लावा निकलता है वो लावा के जमीन पर बिछ जाने की वजह से जमीन जल जाती है, जमीन जल जाती है। और जब लावा फट के जमीन पर बिछता है तो लावा में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे पोषक तत्व उस जमीन में मिक्स हो जाते हैं, और कोई भी चीज जलने के बाद जिस तरह से काली हो जाती है, उसी तरह ये जमीन भी उस लावा की वजह से जलकर काली हो जाती है। इसीलिए इस जमीन को काली जमीन कहा जाता है, और इसमें उपजाऊपन ज्यादा होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने आप लोग को बताया, कि उसमें लावा के सारे पोषक तत्व मिक्स हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। और ये काली जमीन जो है अकेले भारत का पूरा 15% हिस्सा कवर करती है। इसमें बहुत मतलब बड़े प्रकार की फसलों का निर्माण किया जा सकता है। गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मकाई हो गया, दलहन का उत्पादन किया जा सकता है, गन्ने का उत्पादन किया जा सकता है, सबसे बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन किया जा सकता है। ये कपास के उत्पादन के लिए जमीन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लेटेराइट जमीन। लेटेराइट जमीन का मतलब होता है पड़खाऊ जमीन, यानी ऐसे प्रकार की जमीन जिसका लेटेराइट में एक शब्द आ रहा है लेटर, लेटर का मतलब होता है ईंट। जो जमीन दिखने में ईंट जैसी दिखती है ऊपर से, ये क्या होता है, जमीन दिखने में चिकनी होती है जब गीली होती है, और जब सूख जाती है तो ईंट जैसी कड़क या पपड़ीदार बन जाती है। इस जमीन का उपजाऊपन ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, और बहुत मर्यादित क्षेत्रों में ये जमीन देखने को मिलती है। ऐसी जगहों पर देखने को मिलती है जहां पर शुष्क प्रदेश होते हैं लगभग। ठीक है, इस जमीन में भी बहुत सारे प्रकार की फसल ली जा सकती है। इसके बाद वैसे ये जमीन को बहुत, ये 3 जमीन ही इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आपकी जमीन, लाल जमीन, काली जमीन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। ठीक है ना। रेगिस्तानी जमीन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेगिस्तान वाले जमीन जहां पर शुष्क प्रदेश हो, सूखा प्रदेश हो, गुजरात वाला इलाका हो गया, कच्छ का इलाका हो गया, कच्छ का रेगिस्तान हो गया, राजस्थान वाला इलाका हो गया, महाराष्ट्र का भी थोड़ा बहुत इलाका जहां पर रेगिस्तान जैसा एरिया मिलता हो, ऐसे एरियाओं में रेगिस्तानी जमीन पाई जाती है, जो रेतीली होती है। इसमें उपजाऊपन कम होता है, और इसमें पोषक तत्वों का अवक्षेपण बहुत ज्यादा होता है, जो घुले मिले होते हैं। नमक का प्रमाण बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी उपजाऊपन कम होती है। मोटे फसलों का उत्पादन रेगिस्तानी प्रकार की जमीन में लिया जा सकता है, जैसे कि गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मकाई। इस प्रकार की जमीन सिर्फ रेगिस्तानी एरियाओं या सूखे प्रदेशों में देखने को मिलती है, जहां पर सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है लेकिन मिल नहीं पाती, इसीलिए इसका उपजाऊपन भी कम होता है। इसके बाद आता है पर्वतीय जमीन। पर्वतीय जमीन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पर्वतीय जमीन, जो मैं आपको बता दूं, हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में, कश्मीर के इलाकों में इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है, जो पर्वतों पर बनी होती है। इस प्रकार की जमीन का निर्माण जो है बहुत ही बेचिते ढंग से होता है। इस प्रकार की जमीन जो है भारत में, मैं आपको बता दूं, समुद्र सतह से या जमीन की सतह से 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर के ऊपर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। इस प्रकार की जमीन पाई जाती है। इस प्रकार के जमीन में बागायती खेती होती है, या ऐसी खेती होती है जिस खेती के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है, ढलान की आवश्यकता ज्यादा होती है। चाय की खेती हो गई, कॉफी की खेती हो गई, मिर्च मसालों की खेती हो गई, इस तरह की खेती के लिए पर्वतीय जमीन का उपयोग किया जाता है, जो हिमालय की, कश्मीर की तराई की घाटियों में इस तरह की जमीन देखने को मिलती है। इसके बाद आता है जंगली जमीन, यानी कि जंगल प्रकार की जमीन। ये ऐसे प्रकार की जमीन है, जैसे मैं आपको बोलूं कि जंगलों में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं,
बहुत सारे पेड़ होने की वजह से पतझड़ होता है। तो पतझड़ होने की वजह से जब पत्ते झड़ते हैं तो पत्ते झड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। जब पत्ते झड़कर जमीन पर गिर जाते हैं तो वो पत्ते क्या होते हैं, बहुत दिनों तक जमीन पर बिछे रहने की वजह से धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। सड़ने की वजह से क्या होता है, वो जमीन पर गिरे रहने की वजह से पूरा का पूरा जमीन सेंद्रीय पदार्थों से भर जाता है और जमीन काली पड़ जाती है। तो सेंद्रीय पदार्थों से भर जाने की वजह से जमीन का उपजाऊपन बढ़ जाता है और जमीन क्या होती है, काली पड़ जाती है। तो इस प्रकार के जमीन को बोलते हैं जंगल प्रकार की जमीन। जंगल प्रकार की जमीन ज्यादातर हिमालय के, उत्तराखंड के, मेघालय, असम, त्रिपुरा जैसे इलाकों में इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। और इस प्रकार की जमीन में ज्यादातर बागायती खेती होती है, फूलों की खेती होती है, मिर्च मसालों वाली खेती होती है। और ये जो है ज्यादातर ऊंचाई जो इसकी है 3000 से लेकर 3100 मीटर तक की ऊंचाई पर इस प्रकार की जमीन देखने को मिलती है। इस प्रकार की जमीन पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं दलदलीय या पीट जमीन। दलदलीय पीट या पीट जमीन का मतलब ऐसा जमीन जो दलदल जैसा हो। दलदल आप समझ रहे हो कि ऐसी जमीन जो हमेशा पानी से भरा रहता हो और जब पानी सूखने का समय आता हो तो वो थोड़ा सा बहुत पेस्ट टाइप का बन जाता हो और उस जमीन में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। दलदलीय या पीट प्रकार की जो जमीन है, इस प्रकार की खेती में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये जमीन भी मतलब कुल मिला जुला के 8 प्रकार की जो जमीन है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इन शॉर्ट दे दिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट जमीन का क्या प्रकार है वो समझ में आया, कहाँ कहाँ पाया जाता है वो उसके नाम के आधार पे आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पर जमीन के प्रकार कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा जमीन का कटाव। जमीन का कटाव क्या होता है, जमीन के जो ऊपर की संरचना होती है, ऊपर के जो कणों की व्यवस्था होती है, वो तेज हवा या फिर पानी के बहते हुए पानी के कारण वो जमीन के जो पोषक तत्व होते हैं या कण होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता है या घट जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं जमीन का कटाव होना। जमीन का कटाव होने से खेती की, कृषि के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है या वनस्पतियों की वृद्धि या विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है वो घट जाता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है जमीन के कण, जिसकी वजह से क्या होता है कि जमीन का कटाव हो जाता है या फिर इस प्रक्रिया को जमीन का कटाव बोलते हैं। तो जमीन का कटाव कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब बात आया है जमीन का कटाव रोकने के उपाय। तो जमीन का कटाव रोकने के लिए बहुत तरीके हैं। जमीन का कटाव आप अगर रोकना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेड़ बांधने पड़ेंगे। जहां पर बहुत तेज पानी बह रहा है वहां पर पानी के बहाव को मोड़ना पड़ेगा। जहां पर बहुत तेज हवा चल रही है वहां पर एक लाइन में पेड़ लगाने पड़ेंगे। जहां पर ढलान वाली खेती है वहां पर सीढ़ीनुमा खेती बनानी पड़ेगी। जहां पर खेती हो रही है, जमीन पानी को सोख नहीं पा रहा है या ऊंचाई पर है तो उस जमीन में गहराई तक उस जमीन की जुताई करनी पड़ेगी। इतनी सारी प्रक्रियाओं को अधिक मात्रा में पेड़ लगाकर या फिर और भी बहुत सारी दूसरी प्रक्रिया है, या फिर रेगिस्तानी जमीन में या जो जमीन सूखी पड़ चुकी हो वहां पर खेती करके उस बंजर भूमि को उपजाऊपन भूमि बनाने के लिए प्रक्रिया करके हम जमीन के कटाव को होने से रोक सकते हैं। यानी कि जमीन के अपोषक तत्व वाले या जमीन के कणों की जो संरचना है उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने से रोक सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद आता है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण का मतलब सीधा सा है जमीन का कटाव होने से रोकना। ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो भूमि संरक्षण का मतलब जमीन की सुरक्षा या जमीन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो जमीन का कटाव अगर हम रोक लें तो हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं हो पाता, जमीन के उपजाऊपन को बनाए रखना, जमीन के पोषक तत्वों की मात्रा को बनाए रखना ही जमीन का संरक्षण कहलाता है। जमीन के कटाव को रोकना भी जमीन का संरक्षण कहलाता है। तो पहले तो आपको जमीन के कटाव को रोकना होगा। जमीन के संरक्षण को अगर आप चाहते हैं तो आपको इसके साथ साथ दूसरे भी काम करने पड़ेंगे। रेगिस्तानी प्रकार की जमीन में देखो कण है जो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह ज्यादा जाते हैं, तो वहां पर सीधे लाइन में पेड़ लगाना चाहिए। अगर कोई सीढ़ीनुमा खेती है तो वहां पर पानी क्या है, बहाव को रोकना चाहिए, या पानी के जो बहुत नदियों का तेज धारा है उसके छोटे छोटे नहर बनाकर या छोटे छोटे नली नाले बनाकर उसको जलाशयों में या जलाशयों का उपयोग करके उस पानी को भर लेना चाहिए। इससे पानी का बहाव नहीं होगा। जहां पर हवा तेज चल रही है वहां पर पेड़ लगा दो, हवा को रोका जा सके। जमीन के कण एक जगह से दूसरी जगह
जाते हैं उसको रोकने के लिए आप जो भी कर सकते हो वो सब कुछ जमीन के संरक्षण में आ जाता है, भूमि संरक्षण के उपाय में आ जाता है। तो इस तरह से हम जमीन की सुरक्षा कर सकते हैं, हम जमीन का कटाव होने से रोक सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो पशु चरते हैं उनके चरने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सरकारी रूप से या संवैधानिक रूप से कानून या नियम बनाने चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कैसे जमीन का संरक्षण हो सकता है। आप इस तरह से भी अगर लिखना चाहें आंसर में तो लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 8 प्राकृतिक संसाधन कंप्लीट होता है अच्छे तरीके से। और आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और आपके एग्जाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक पूरे टीम STCI की तरफ से, पर्सनली मैं रवि सिंह सर की तरफ से। आप अच्छे से लिखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, देश का सम्मान कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए, कानून के खिलाफ कोई काम मत कीजिए। और मैं रवि सिंह आप लोगों के सपनों को सपोर्ट करता हूं। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।